हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। इससे पहले वाले क्लासेस में हम मल्टीपल क्वेश्चन के बारे में बताए थे, तो मल्टीपल की क्वेश्चन जितने भी थे उसका आंसर भी बता चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे जो शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन है उसके आंसर क्या है। तो चलिए आप लोग कापी कलम लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप तुरंत क्या करेंगे, उसको नोट्स बना लीजिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आ जाए। तो आप कापी कलम लेकर के तैयार होइए और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे कोई नोट्स लिखूँगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखा था। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है इसको कैरोलस लीनियस ने लिखा था। किसने लिखा था? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इस पुस्तक को क्या किया था? प्रकाशित किया था, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि परजीवी शैवाल के नाम लिखिए। तो जो परजीवी शैवाल है, तो परजीवी शैवाल का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओडोगोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडोगोनियम हो जाएगा। ओडोगोनियम, या फिर हम इसको दूसरा नाम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? नॉस्टाक। ओडोगोनियम और नॉस्टाक ये दोनों जो होते हैं ये परजीवी शैवाल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो नील हरे शैवाल का नाम लिखिए, ठीक है। तो दो नील हरे शैवाल का नाम क्या होगा? तो दो नील हरे शैवाल का जो नाम हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉस्टाक, आपका क्या हो जाएगा? नॉस्टाक, ठीक है, नॉस्टाक हो जाएगा। और जो दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? आसिलेटोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसिलेटोरिया। तो नास्टाक और आसिलेटोरिया जो नामक शैवाल है ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? तो नीलहरे शैवाल के, ठीक है। अब देखिए, इसमें चौथा प्रश्न क्या पूछा है कि दो जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो दो जीवाणु जनित रोगों का नाम जैसे हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो मैंने बताया हैजा जो है, और आपका क्या हो जाएगा? निमोनिया है, टाइफाइड है, ये सब जो रोग होते हैं ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो चौथे का आंसर ये हो जाएगा। और पांचवें का आंसर क्या होगा? दंश कोशिका किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो जो दंश कोशिका होता है ये सिलेंट्रेटा नामक संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो सिलेंट्रेटा क्या है? तो सिलेंट्रेटा एक प्रकार का संघ है, एक प्रकार का फाइलम है, और इस फाइलम में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? तो दंश कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा है। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये जो कि 10 नंबर का है, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो प्लाज्मिड बेसिकली मैं जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में और वायराइड्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को क्या कहते हैं? पढ़ाए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड को अगर डिफाइन करेंगे तो आप लिखिएगा कि प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए का अणु होता है। समझ में आएगा नहीं है? प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए का अणु होता है जो जीवाणु और कुछ अन्य जीवों में क्या होता है? तो कुछ अन्य जीवों में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आया? लिख लीजिए फटाफट सभी लोग कि प्लाज्मिड जो होता है, तो प्लाज्मिड एक छोटा सा क्या होता है? तो छोटा गोलाकार डीएनए का एक अणु होता है, और जो जीवाणु और कुछ क्या होते हैं? अन्य जीवों में क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है राइबोसोम का जो है मुख्य कार्य क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम जो है ये आपका साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी टॉपिक से आया है, सेल से आया है। तो सेल में जब राइबोसोम पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया गया है कि राइबोसोम जो होता है, बेसिकली राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, अर्थात यह प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे, दो अंडे देने वाले स्तनधारी का क्या लिखना है? नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जो अंडे देने वाले स्तनधारी को क्या कहते हैं? अंडजस्तनी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे देने वाले स्तनधारी को क्या कहते हैं, तो अंडे देने वाले स्तनधारी को अंडजस्तनी कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन है?
तो ये हो जाएगा प्लेटिपस हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्लेटिपस, तथा क्या हो जाएगा एकिडना हो जाएगा। ये दोनों इसकी क्या है उदाहरण है, प्लेटिपस तथा एकिडना। तो इसको भी नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समतापी जंतु किसे कहते हैं। ठीक है, समतापी जंतु किसे कहते हैं, तो ऐसे जंतु जिनका शरीर का जो तापमान होता है, ऐसे जंतु जिनका शरीर का ताप लगभग एक सा क्या होता है बना रहता है, उसे क्या कहते हैं समतापी जंतु कहते हैं। मतलब उसका टेम्परेचर जो होता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है, जहाँ वो कहीं भी जाए उसके शरीर का तापमान जो है बदलता नहीं है, मतलब बाह्य वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं है, वही रहता है, तो उसको क्या कहते हैं समतापी जंतु कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर लीजिए, ऐसे जंतु जिनका शरीर का ताप लगभग एक सा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं समतापी जंतु कहते हैं। जैसे इसमें पालतू जानवर आ जाएंगे और कुछ पक्षी आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो सबको समझ में आ गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, एडीपी तथा एटीपी का पूरा नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ जाते हैं। ये 12th में भी आ जाता है, 10th में भी आ जाता है और 11th में भी है, तो 9th में भी आ जाता है। मतलब ये लगभग हर क्लास में देखने को मिलता है कि एडीपी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाईफास्फेट। एडीपी का पूरा नाम क्या होगा एडिनोसिन डाईफास्फेट, और एटीपी का पूरा नाम क्या होगा एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एडिनोसिन डाईफास्फेट और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यह एडीपी और एटीपी का क्या है पूरा नाम है। ठीक है, आगे की तरफ देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है, जो प्रश्न मैं कराया हूँ, यानी जो चीज़ जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ उसका मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप उसको कर लेंगे मेरे नोट से ही कर लेंगे। जो आप पढ़ाए मतलब जो आप पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, आप वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। मतलब यहाँ पे डीएनए और आरएनए में क्या बताना है, तो डीएनए आरएनए में अंतर बताना है। तो डीएनए और आरएनए में जब अंतर बताएंगे तो एक साइड हम लिखेंगे डीएनए और दूसरे साइड क्या लिख देंगे आरएनए लिख देंगे। तो डीएनए में सबसे पहली बात क्या बताएंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। और आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में अगर देखा जाए तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। आरएनए में क्या होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है यूरेसिल। तो इसमें क्या होता है एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल, साइटोसिन क्या होते हैं आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है ये क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है आनुवंशिकी पदार्थ होता है, जबकि आरएनए जो होता है यह आनुवंशिकी पदार्थ नहीं होता है। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यानी सूक्ष्म जीवों में यह आनुवंशिकी पदार्थ की तरह कार्य करता है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या बताएंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। मतलब डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस कराया जा सकता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण कराया जा सकता है। तो डीएनए में द्विगुणन की क्या होती है क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। और डीएनए का निर्माण जो होता है डीएनए से हो जाता है, जबकि आरएनए में अगर देखें तो आरएनए का जो निर्माण होता है यह किससे होता है, तो डीएनए से होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इधर डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए आरएनए में कुछ अंतर रहेगा। बाकी जीवाणुओं का आर्थिक महत्व आप नोट से देख लीजिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है यह भी नोट से देख लीजिए, और क्या है पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण। तो पक्षी वर्ग के बारे में नहीं जानते हैं, पक्षी क्या है उसके बारे में लक्षण लिखना है, वो भी कर लीजिएगा। प्रियांश मैं पढ़ाया हूँ, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, तो प्रियांश वाला टॉपिक भी आप क्या करेंगे वहीं से आप उसको देख लीजिएगा। और नीचे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र में और जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका में अंतर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन करिए। तो ये भी कर लेंगे आप, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला करिए। और विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है क्यों है, मैंने इस बात को बताया था। यहाँ से आप अपने नोट से इस सभी आंसर का क्या कर लेंगे पुष्टि कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पेपर का सलूशन। आप इसको क्या करेंगे अच्छे से नोट्स लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा।